हेलो एवरीवन। आज जो हमने आपका करना है, आज हम आपका प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। आज हम करेंगे आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन की लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने करना है और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी कि आपका वो जो पूरा चैप्टर है आज प्रोडक्शन वाली जो यूनिट है वो आपकी आज कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि पिछली वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में चलेंगे, वैसे अगर आपने वो ना भी देखी होगी तो भी कोई बात नहीं। ये वाली जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ प्रोडक्शन में जरूर आएगा आपका कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कितने टाइप का होता है। वो 2 टाइप का होता है, या तो होता है शॉर्ट रन या होता है लॉन्ग रन की। या तो आपके पास जैसे वो मैंने मिठाई वाला जो एग्जांपल लिया था हलवाई वाला, कि सपोज मेरी एक मिठाई की शॉप है। मैं एक हलवाई का काम जैसे वो काम करती हूँ। मेरी ये एक कोई छोटी सी शॉप है मिठाई की। उस पे मैंने जैसे कोई 1-2 लेबर लगा रखे हैं, कोई मैं खुद भी वहीं काम करती हूँ। मेरा थोड़ी बहुत मेरे पास मशीनें, वो जो कढ़ाई, वो सारा कुछ चीज़ें, और मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है। तो सपोज़ करें कि फेस्टिव सीज़न है और मैं अब हमा मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से ऑर्डर आता है। वो कंपनी जो होती है, उन्होंने मुझे कहा कि उनको चाहिए 2 दिन के अंदर 2 केजी और 2000 केजी उनको बर्फी चाहिए है। और तो उन्होंने वो ऑर्डर मुझे दिया। सबसे पहले तो मेरा दिमाग चकराया कि मैं ये कैसे करूँगी? फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ 2 दिन के अंदर? अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड 2 दिन के अंदर नहीं अरेंज हो पाएगी। उसके बाद लेबर की पीक टाइम है, डिमांड पीक पे है, फेस्टिव सीज़न में पॉसिबिलिटी है भी, नहीं भी। कैपिटल हो सकता है मैं उन लोगों से ही एडवांस ले लूँ। एंटरप्रेन्योरशिप की, मैं वैसे तो ऑलरेडी फेस्टिव सीजन में ऑक्यूपाइड हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना जैसे-तैसे करके मैनेज कर लूँगी। यानी कि ये बात है 2 दिन की। लेकिन सपोज़ करें, अगर वो कंपनी ने ऑर्डर मुझे 2 महीने पहले दिया होता, 2 महीने पहले अगर उन्होंने मुझे दिया होता, तो मैं सारी चीज़ें मैनेज कर सकती थी कि मेरे पास लैंड भी अरेंज हो जाती, क्योंकि ये तो मेरी छोटी-सी शॉप है। ज़्यादा बड़ा ऑर्डर करने के लिए तो मेरे पास ज जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं लैंड भी अरेंज कर सकती थी, लेबर भी मेरे को आराम से मिल जाता, आसानी से मिल जाता, कैपिटल भी मेरे अरेंज हो सकती थी और एंटरप्रेन्योरशिप मैं खुद की सर्विसेज़ भी दे देती थी। यानी कि अगर थोड़ा-सा टाइम है ना, इस टाइम में तो मेरे कुछ एक फैक्टर ने तो, जैसे ये इन्होंने तो काम नहीं किया और ये मेरे इन्होंने काम किया। और यानी कि शॉर्ट रन में जो फैक्टर आपके काम, ये तो 2 दिन का है क्योंकि वो छोटा टाइम है, थोड़े टाइम में आपके कुछ फैक्टर काम करते हैं, कुछ फैक्टर आपके नहीं करते। और ये आपका 2 मंथ है, ये हो गया आपका लॉन्ग टाइम, कि ये लॉन्ग टाइम है और ये 2 डेज़ वाला है आपका शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट टाइम है। और इसके अंदर शॉर्ट रन के अंदर जो फैक्टर आपके चेंज नहीं हो सकते हैं, दैट इज़ योर फिक्स्ड फैक्टर। जो आपके चेंज हो सकते हैं, वो है आपके वेरिएबल फैक्टर। उसके बाद कि अब आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो सिर्फ़ एक एक्सप्रेशन है कि प्रोडक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका, कि आपका जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। कि प्रोडक्शन फंक्शन अब कितने टाइप का होता है? वो 2 ही टाइप का होगा, या तो वो शॉर्ट रन का होगा या लॉन्ग रन का होगा। शॉर्ट रन का होगा या वो लॉन्ग रन का होगा। शॉर्ट रन वाले को आप क्या कह सकते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज़ कराना है ना शॉर्ट रन में, तो आप अपने जो वेरिएबल फैक्टर है ना, उन्हीं की मदद से कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता कि आपका प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ नहीं होएगा। और लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग रन में कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर जो होते हैं, सारे फैक्टर इक्वली एफिशिएंट होते हैं, कि सारों में चेंज करा के ही आप अपना आउटपुट इंक्रीज़ करा सकते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप की, अब अगर आप लैंड ले रहे हैं, लेबर ले रहे हैं, यानी कि इनका जो जैसे सपोज़ मैं लैंड ले रही हूँ और लेबर, इस पे मैंने 2 लेबर लगा रखे हैं। अगर मैंने आउटपुट यहाँ पे मैं 100 का कर रही हूँ, और अगर मैंने आउटपुट मेरा इंक्रीज़ करना है कि मैं अब 2 इस पे लैंड ले रही हूँ, मैंने दुगना कर दिया जैसे लैंड की, 1 के बदले मैंने अब आउटपुट बढ़ाने के लिए लैंड मेरा इंक्रीज़ कर दिया, 2 मैंने जैसे एकड़ कर लिया, तो इस पे मैं लेबर भी बढ़ा दूँगी उतना ही, कि 2 गुना ही मैंने लेबर बढ़ा दिया और आउटपुट भी मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। आउटपुट जैसे कितना होता है वो अलग बात है, लेकिन जो इनका प्रोपोर्शन है ना, कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ये 2 गुना बढ़ा है तो ये भी 2 गुना ही बढ़ेगा, कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा, क्योंकि आपका लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स का प्रोपोर्शन आप इक्वली लेंगे, कि इक्वली इंक्रीज कराएँगे, इतनी सी बात है। एक बार इनमें फटाफट जो है आपका ये डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। शॉर्ट रन जो होता है,
शॉर्ट रन में आपके आउटपुट अगर आपने इंक्रीज़ कराना है, तो आपका एक फैक्टर तो चेंज हो सकता है और बाकी सारे जो फैक्टर होंगे वो आपके चेंज नहीं हो सकते। मतलब कुछ एक फैक्टर ही आपके चेंज हो सकते हैं। अगर आपने आउटपुट बढ़ाना है, तो उन्हीं को बढ़ा के आप बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपके फिक्स रहेंगे, उनमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स ही रहेंगे क्योंकि शॉर्ट रन है। उसके बाद लॉन्ग रन में अगर आपने आउटपुट बढ़ाना है, तो आप अपने सारे फैक्टर्स में जो है, उनमें चेंज करके अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फैक्टर रेशियो चेंज विद द लेवल ओ चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। फैक्टर रेशियो चेंज होगा कि देखिए शॉर्ट रन की बात है ना कि लैंड है जैसे आपकी अपनी लैंड लैंड आपकी एक-एक ही रहेगी। इस पे आप लेबर ही बढ़ाते जा रहे 1, 2, 3, 4 और आउटपुट आपका जैसे कितना भी आ रहा हो जैसे 50 है आपका 90 आ गया 120 कितना-कितना ही वो जनरेट कर रहे हो। लेकिन इनका जो आउटपुट में जो चेंज हो रहा है, इनका जो प्रोपोर्शन है कि ये तो आपका 1:1 1:1 ही चल रहा है, ये 1:2 कि 1 से 2 बढ़ा, 2 से 3 बढ़ा मतलब ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये चेंज हमेशा चेंज होगा अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर तो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी तो आपके वो रिमेन्स जो फिक्स्ड रह रहे हैं ना, तो इस कारण से जो आपका फैक्टर रेशियो है, वो चेंज होएगा क्योंकि शॉर्ट रन का पीरियड है। और लॉन्ग रन में फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट जो ये वाला हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि 1 से अगर ये दुगना कर रहे हैं, तो ये भी आप दुगना ही करेंगे कि फैक्टर रेशियो आप हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, आप कम लेवल ऑफ आउटपुट चाहे कुछ ही हो। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला स्केल ऑफ आउटपुट डज़ नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट की स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती कि अगर आपने आउटपुट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करना है क्योंकि जमा थोड़ा-सा टाइम है 2 दिन के अंदर आप ऐसा तो नहीं कि आप अपना लैंड और वो इतना सारा वो सिस्टम अरेंज कर लें और जो आपका लॉन्ग रन हो उसमें तो आप सारा ही स्केल जो वॉल्यूम है वो आपका चेंज कर सकते हैं क्योंकि लैंड और आपका सारा कुछ अरेंज हो सकता है तो लॉन्ग रन में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया ये आपका कि अब आप देखें कि आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट रन, एक होता है आपका लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन होता है ना, शॉर्ट रन में आपके जो कुछ फैक्टर तो आपके काम कुछ फैक्टर में तो आपके चेंज हो सकता है और कुछ फैक्टर में चेंज नहीं हो सकता अगर आपने आउटपुट बढ़ाना है और लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर्स में चेंज हो सकता है अगर आपने आउटपुट बढ़ाना है तो। इतना ठीक है? उसके बाद शॉर्ट रन में जो आपका क्योंकि एक ही फैक्टर में आपका चेंज होगा और बाकी आपके फिक्स्ड रहेंगे, तो यहाँ पे इस टाइम पे जो आपका लॉ लगता है, वो होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आपके जो लॉ है ना, आपके चैप्टर आपके सिलेबस में वो वही बता रही हूँ मैं। और लॉन्ग रन में जो आपका लगता है, लॉन्ग रन में क्योंकि आपके सारे ही वो चीज़ें हैं, वो चेंज हो सकती हैं कि सारे फैक्टर में ही चेंज करके आप अपना आउटपुट इंक्रीज़ करा सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका ये होगा आपका रिटर्न्स टू स्केल कि ये होगा आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या इसको कह सकते हैं आप रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट रन वाले को कि एक ही फैक्टर के में चेंज होने के कारण जो भी रिटर्न्स आपको मिलेगा और लॉन्ग रन में क्योंकि आपके सारे फैक्टर इंक्रीज चेंज हो सकते हैं उनके उनके मदद से ही आप अपना आउटपुट इंक्रीज करा सकते हैं तो वो होगा आपका रिटर्न्स टू स्केल उसके बाद कुछ एक बेसिक चीजें हैं आपने ये शॉर्ट रन वाला कि ये दोनों लॉ पढ़ने से पहले आपने कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले वो करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है आपने जैसे अपना कोई इनपुट लगा के आपने जो कोई फाइनल चीज़ बनाई है, आपका कोई भी फाइनल जो चीज़ बनी है वो ही प्रोडक्ट होएगा आपका। सिंपल सी बात भाषा में जो समझे वो वो प्रोडक्ट होता है। अगर इसकी डेफिनिशन देखें तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म कि अ, जो गुड्स एक फर्म ने प्रोड्यूस करी है ना, जितनी वैल्यू में उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी है, वही तो प्रोडक्ट है। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपकी वो किसी भी फर्म ने कितना जो आउटपुट जनरेट किया है दैट इज़ प्रोडक्ट। उसके बाद कि ये प्रोडक्ट कितने टाइप का होता है, ये प्रोडक्ट जो होता है वो आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एक होता है एवरेज प्रोडक्ट। अब ये देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं टोटल, मार्जिनल और एवरेज। कि सपोज़ जैसे कि एक लेबर लगाया मैंने मैंने मेरी इसी वो जो अपना स्वीट की शॉप वाला एग्जांपल ले लें कि उसपे मैंने एक लेबर लगाया तो मैंने जो टोटल प्रोडक्ट है उसने उस लेबर की मदद से मैंने जो आप 50 जो केजी है वो स्वीट्स हमने जनरेट कर दी उसने उतनी उसने प्रोड्यूस कर दी फिर मैंने 2 लेबर लगाए
2 लेबर्स ने जैसे 90 केजी का जो टोटल प्रोडक्शन करा, टोटल आउटपुट इतना स्वीट्स आई अपने। फिर 3 जब लेबर लगाए तो 120 का आया। यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है कि आपने जितना जितना जैसे ये लेबर लगा के कितना जो आपको टोटल में जो कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, जैसे कि एक लेबर से हमारा टोटल कितना है ये टोटल प्रोडक्ट ही है कि कितना टोटल आउटपुट जो जनरेट हुआ है 50 है, 2 लेबर लगाने से हमारा 90 आया है और 3 लगाने से आपका आया है 120, यानी कि ये तो हो गया आपका टोटल। उसके बाद आता है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी। मार्जिनल जो होता है ना, मार्जिनल होता है जो चेंज को शो करता है, यानी कि एक एडिशनल लेने से आपके आउटपुट में कितना चेंज आया, यानी कि एक के बाद जब आप दूसरे पे मूव करें, यानी कि आपने सिर्फ जब एक और लेबर बढ़ाया तो आपके आउटपुट में यहाँ पे कितना चेंज आया कि 90 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका 40 की एक एडिशनल लेबर लेने से आउटपुट आपके आउटपुट में जो चेंज आया है वो आया है कि यहाँ पे 40 केजी जो स्वीट्स है उसने एक्स्ट्रा, और यहाँ पे एक और एडिशनल लेने से आपका आया है 30 की। मार्जिनल जो होता है वो चेंज को शो करता है कि एक एडिशनल आपने लेबर लेने से आपके टोटल आउटपुट में कितना चेंज आया है वो बताता है कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये चेंज इन टीपी बाय चेंज इन लेबर की, यही तो हमने लिखा है कि जैसे यहाँ का जब आपने निकाला है कि इतना बना 90 माइनस 50 ओवर आपका कितना है 2 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 40, और ये नीचे वाला करेंगे तो 120 माइनस 90 ओवर 3 माइनस 2, तो ये आपका 30 आ गया। उसके बाद आता है कि एवरेज। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज जो होता है वो ये होता है कि पर यूनिट जो लेबर है उसने आपको कितना प्रोडक्ट आपके यहाँ जनरेट किया करा है। जैसे कि यहाँ पे एवरेज जो होता है उस वो होता है कि पर यूनिट कितना लेबर ने पर यूनिट कितना आउटपुट जनरेट करा है। यानी कि टोटल अगर यहाँ पे हम इसका एवरेज निकालेंगे तो 50 कि यहाँ पे जब आपके पास एक ही लेबर है और आपका टोटल 50 जो केजी अपनी स्वीट्स वो आउटपुट इतना वो जनरेट कर रहा है, तो 50 को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो यानी कि यहाँ पे तो एवरेज की 50 दे रहा है पर लेबर 50 आ रही है आपकी 50 केजी स्वीट्स। उसके बाद 90 बाय 2 करेंगे तो आपका 90 डिवाइड बाय 2 होता है, दैट मीन्स ये 45 आता है। यहाँ पे जो पर यूनिट है ना सेकंड, इस टाइम पे पर यूनिट लेबर ने आपके 45 केजी यूनिट्स 45 केजी जो स्वीट्स है वो इतनी उसने जनरेट करी हैं, इतना प्रोडक्शन करा है। उसके बाद तीसरे वाले टाइम पे पर यूनिट ने आपके कितना करा है तो 120 बाय 3 करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, यानी कि तीसरे टाइम पे पर यूनिट लेबर ने आपके 40 जनरेट करा है। तो ये जो एमपी, एपी और टीपी यानी कि टोटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके 3 होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इनके फॉर्मूले हमने कर लिए। अब हम मूव करते हैं आपके जो लॉ आज हमने जो करने हैं उन पे। कि सबसे पहला है आपका लॉ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन में लगता है। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इसकी डेफिनेशन को छोड़ के देखें, तो सिर्फ़ ये देख लें कि ये मार्शल ने दिया है आपके, ये ज़रूरी है, इट वाज़ प्रोपाउंडेड बाय मार्शल एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और एक ये शॉर्ट रन में लगता है। उसके बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या होता है कि आपको ये जब सारी चीज़ हम कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे वापस आएँगे और इसकी जो असम्पशन्स है वो देखेंगे कि क्या थी। क्योंकि वैसे तो देखें किसी भी लॉ को पढ़ने का जो बेसिक तरीका होता है, जैसे हम करते हैं कि सबसे पहले कोई उसकी डेफिनेशन आती है, देन उसकी कोई असम्पशन आती है, फिर उसका कोई टेबल शेड्यूल होता है, देन उसका डायग्राम आता है। सबसे पहले आप टेबल और डायग्राम से समझें चीज़। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है आपका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में लगता है। शॉर्ट रन में आपका जैसे कि एक ही आपका जो फैक्टर है वो वेरिएबल होता है, बाकी आपके फिक्स्ड होते हैं। तो आप हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा लेबर है ना, वो तो आपका वेरिएबल है, और जो अपनी लैंड है वो फिक्स्ड है, कि वो मेरी जो शॉप है ना स्वीट की, वो तो इतना ही पोर्शन है, इसी पे मैंने लेबर लेबर बढ़ाना है कि मेरा वो ही बढ़ सकता है क्योंकि शॉर्ट रन की बात है। जब ऐसा सिचुएशन होती है तो शुरू-शुरू में जब हम लेबर बढ़ाते हैं ना, 1 से बाद मैंने 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, कि शुरू-शुरू में जब मैं बढ़ाती जा रही हूँ ना, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। जैसे 1-1 से भले 2 1-1 11 होते हैं, यानी कि शुरू में तो प्रोडक्शन मेरा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें मशीन है मेरे पास, जो चीज़ उनका जो जो भी रिसोर्सेज़ मेरे पास अवेलेबल थे, उनका अच्छे से यूज़ होगा कि मेरा प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता जाएगा। स्पेस तो मेरे पास ये इतना ही है ना लैंड, इसी पे मैं लेबर बढ़ा रही हूँ। एक टाइम पे के बाद
वापस से डिक्रीज़ करने लग जाएगा, क्योंकि इतनी ही जगह पे लेबर ही मशीनें भी कम पड़ जाएँगी उनके लिए, प्रोडक्शन उनका डिक्रीज़ करने लग जाएगा और उसके बाद वो हो जाएगा नेगेटिव में। कि ये इसका टेबल में कि हर बार अपना लेबर इतना बढ़ता गया कि टोटल प्रोडक्ट, ये जो हमने यूनिट्स हैं ये थोड़ी इसलिए ली हैं ताकि ये आपको समझने में कोई जैसे दिक्कत ना हो। 4-12 ऐसे जैसे 40, 120, 240 हम करते तो वो थोड़ा-सा बिग डिजिट हो जाती, तो ऐसे समझे आप इसका। 4 शुरू में, फिर उसने सेकंड जो 2 लेबर हो गए तो अपना 12 उसने दिया, 3 हो गया 24, इस तरह से ये आपका बढ़ता गया। मार्जिनल जो होता है वो आपने देखा ही था, चेंज इन टीपी होता है। तो 12 माइनस 4 8 हो गया ये, और 24 माइनस 12 ये आपका 12 आ गया, 32 माइनस 24 ये आपका जैसे 8 आ गया, तो इस तरह से ये निकल जाएगा और एपी जो होता है आपका दैट दैट इज़ टीपी बाय एल, इससे करके ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ना देखें, ये पूरा जो आपकी टेबल है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे तो यहाँ तक तो आपका जो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है ये बढ़ रहा है। उसके बाद ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका, यहाँ पे ये डिक्रीज़ हो गया और इतने में ये हो गया नेगेटिव। यानी कि देखें, इतने में तो ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ये तीनों में तो। उसके बाद ये आपका डिक्रीज़ हो रहा है 820, और यहाँ पे आपका है ये नेगेटिव। ये 3 सिचुएशंस होंगी अगर ऐसी ही सिचुएशन है, जैसे कि सिर्फ़ आप अपना एक ही फैक्टर लेबर ही बढ़ाते जा रहे हैं, तो शुरू में तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वो ही एक फैक्टर जिसके बढ़ाने से वो जो आउटपुट आपका इंक्रीज़ हो रहा है, एक बार तो आपका वो इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद वो डिक्रीज़ हो जाएगा और फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा ये। और ये जो टीपी, एमपी और एपी, इनको हमने इस डायग्राम में प्लॉट कर रखा है कि अब ये तीनों स्टेज इसमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ये स्टेज है आपकी इंक्रीजिंग वाली है, ये है आपकी फर्स्ट, और ये जो बीच वाली डिक्रीजिंग वाली है, ये आपकी सेकंड, और ये है आपकी थर्ड जिसमें ये डिक्रीज हो रहा है। और यही आपका इस पूरे डायग्राम में है। तो सबसे पहले ना देखें, जो ये आपका इस पॉइंट तक जो होता है आपका टोटल प्रोडक्शन है, जो अ, यहाँ पे है, जैसे आपका ये 3 है 24 वाला पॉइंट तक। यहाँ पे जो आपका टोटल प्रोडक्शन है ना, इस पॉइंट तक आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, कि इसका जो चेंज है वो इंक्रीजिंग में आ रहा है, यानी कि आपका यहाँ तक आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये आपका 24 है, तो जैसे कि ये स्टेज अपनी 1 यहाँ पे एंड हो रही है, स्टेज अपनी 1 जो है, ये यहाँ पे एंड होने की बजाय आपकी जो है अ, एक ए नहीं, ये जो है आपका, ये कहीं यहीं पे बनेगा। यानी कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, जहाँ पे वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, वो पॉइंट होता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद जहाँ पे आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि टीपी भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है और आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद ये जो आपकी एक तो ये स्टेज 1 है, उसके बाद जो आपकी ये स्टेज 2 है, स्टेज 2 में है जो आपके रिटर्न्स हैं, जो आपके डिक्रीज़ होने लग जाते हैं, यानी कि ये डायग्राम में जैसे ये ठीक है, वो जहाँ तक आपका ये इंक्रीजिंग रेट से आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ वो पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और उसके बाद आपका जो टीपी है ना, वो इंक्रीज़ तो देखिए हो रहा है, 32 से 34 हो गया, इंक्रीज़ तो ये हुआ है, लेकिन हुआ है कैसे ये? ये आपका जो है डिक्रीज़िंग रेट से इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए ये जो हो जाएगा आपका सेकंड स्टेज में जो आपको मिलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और थर्ड स्टेज में आपको मिलेंगे नेगेटिव रिटर्न्स, कि ये आपका नेगेटिव में हो गया। इस तरह से ये आपका डायग्राम हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेज में आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि आपका टीपी भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका एमपी भी इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो आपका एपी है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। यानी जो फर्स्ट स्टेज है आपकी, सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, टीपी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, एमपी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और एपी आपकी सारी चीज़ें इसमें इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद क्योंकि ये है आपका इंक्रीज़िंग इंक्रीज़िंग आपको रिटर्न्स की का जो केस है पहले वाला। उसके बाद है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला जो केस है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है आपका कि जो आपका टीपी है वो इंक्रीज़ तो हो रहा है,
वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है और फिर वो जैसे मैक्सिमम पे पहुँच गया कि ये 34 जब हो गया तो ये अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुँच गया, यानी कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो मैक्सिमम लेवल पे पहुँच गया और जब ये मैक्सिमम लेवल पे होता है ना अपना टीपी, तो आपका जो एमपी है वो 0 होता है, यानी कि ये जो आपका जो एमपी है यहाँ पे जो 0 है। तो इस केस इसमें टीपी पहले तो आपका इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, फिर टीपी आपका मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम पे पहुँच जाएगा। के बाद एपी का क्या सिचुएशन है यहाँ पे? एपी जो है आपका, एपी यहाँ पे आपका है मैक्सिमम होके उसके बाद आपका ये डिक्रीज़ करना शुरू कर जाएगा कि इन पहले तो इंक्रीज़ करके वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम होने के बाद फिर वो आपका डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। ये सेकंड स्टेज में इनका एपी, टीपी और एमपी की क्या सिचुएशन। उसके बाद थर्ड जब आपके नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, तब क्या हो रहा है? इसमें आपका नेगेटिव रिटर्न्स है जो आपकी रिटर्न्स है, जो आपकी थर्ड स्टेज है, उसमें आपका टीपी भी है आपका डिक्रीज़ कर रहा है, टीपी आपका डिक्रीज़ करने लग गया। एमपी यहाँ पे आपका डिक्रीज़ कर रहा है, बल्कि एमपी आपका यहाँ पे नेगेटिव है। एमपी यहाँ पे आपका नेगेटिव है और एपी कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एपी जो है आपका डिक्रीज़ कर रहा है। ये तीनों स्टेज आपको याद होनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में कैसा होता है, सेकंड में कैसा होता है और थर्ड में कैसा होता है। उसके बाद जो होता है अ ये जो है, ये हमने जो पूरा बिहेवियर जो देखा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था कि ये बिहेवियर दिखाएगा कि अ, आउटपुट का बिहेवियर दिखाएगा कि जब एक फैक्टर आपका वेरिएबल है और बाकी आपके फिक्स्ड है, तो किस तरह से आउटपुट एक बार इंक्रीजिंग रेट से आपका इंक्रीज करेगा, फिर वो आपका टोटल आउटपुट जैसे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा और फिर वो जैसे कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लग जाएँगे। मतलब ये जो पूरी जो सिचुएशन है ना, यही है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आप इसकी देखें डेफिनिशन और ये सारी चीज़ें, इसकी फिर एजम्पशन भी देख लेंगे। कि ये क्या बताता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हाउ टोटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन वन फैक्टर कि सिर्फ एक ही फैक्टर में आपके वेरिएबल फैक्टर एक ही था, उसी में चेंज हुआ है, उसके कारण आपके टोटल और मार्जिनल फैक्टर किस तरह से आपके जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे थे। बाकी तो सारे आपके कांस्टेंट थे कि फर्स्ट स्टेज में आपके सारे इंक्रीज हो रहे हैं, सेकंड में आपके डिक्रीज हो गए, टीपी आपका मैक्स पे हो गया, टीपी मैक्स पे है तो आपका एमपी 0 है। ये जो पॉइंट है कि टीपी जब मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होता है 0 होता है और एपी कभी नेगेटिव नहीं होता। एपी में अपना मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जो आपका थर्ड में है, ये इसकी डेफिनेशन ही है कि एज़ प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज़ इंक्रीज़्ड कि एक फैक्टर को ही आप जब इंक्रीज़ कराते जाते हैं बाकी फैक्टर्स के प्रोपोर्शन में बाकियों को जब आपने फिक्स रखा हुआ है तो इनिशियली मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट विल इंक्रीज। सबसे पहले तो ये इंक्रीज करते हैं आपके, देन आफ्टर अ पॉइंट मार्जिनल और आप फिर पहले मार्जिनल गिरेगा, फिर उसके बाद आपका एवरेज गिरने लगता है कि फिर वो आपके डिमिनिश होने लग जाते हैं। जैसे ये देखें आप, पहले तो ये मार्जिनल है आपका, मार्जिनल ने गिरना शुरू करा, ये जो एवरेज है ये तो यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचा, मार्जिनल तो यहाँ पे मैक्सिमम पे हो लिया था कि ये आपको पता होना चाहिए कि पहले मार्जिनल ने गिरना शुरू करा, उसके बाद एवरेज भी डिमिनिश होना शुरू हुआ, लेकिन एवरेज जो आपका डिमिनिश होके ही रह गया, लेकिन मार्जिनल जो आपका 0 होके भी नेगेटिव पे चला गया। उसके बाद जो हम देख लेते हैं कि ये तीनों ही सिचुएशन की फर्स्ट सिचुएशन में आपको मिले इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आपका टीपी जो है वो इंक्रीज इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद जो एमपी है आपका वो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन आपका डिक्रीजिंग रेट से कैसे और इज ग्रेटर देन एपी। यहाँ पे जो है आपका अ, इस पॉइंट पे 8 से 12 है और ये 6 से 8 है, यानी कि अ, 8 भी ज़्यादा है 6 से, 12 भी ज़्यादा है 8 से। फर्स्ट जो सिचुएशन है इसमें आपका एमपी ज़्यादा है एपी से, जो फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है, ये तो ठीक है और एपी गोज़ टू द मैक्सिमम पॉइंट के बाद जो आपका एपी है, जो आपका मैक्सिमम पॉइंट पे आपका पहुँच गया। ये आपका जो एपी है, ये 8 पे और अगले में भी जैसे ये 8 पे ही रहेगा, नेक्स्ट में भी एपी आपका जो नेक्स्ट मैक्सिमम पे है, पहुँच गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज है आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, उसके बाद क्या हुआ? टीपी जो आपका इंक्रीज़ तो कर रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से जो हमने देखा था, फिर वो मैक्सिमम पे पहुँच गया और एमपी आपका डिमिनिश तो कर रहा है, लेकिन जब ये मैक्सिमम पे पहुँचा ना, तो आपका एमपी 0 पे पहुँच गया और ये जो एमपी है, ये लेस देन एपी है। एमपी जो है यहाँ पे सेकंड स्टेज में
एमपी जो है, एमपी जो नीचे है, एपी ऊपर है, एमपी इज़ लेस देन एपी। और जब एमपी 0 है तो आपका टीपी जो है वो मैक्सिमम है। ये जो आपकी सेकंड स्टेज है इसी की बात हो रही है। और उसके बाद एपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग कि एपी ने आपका डिक्लाइन तो करना शुरू कर दिया, लेकिन आपका डिक्लाइन ही कर रहा है ये जो स्टेज है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स की नेगेटिव मिलने लग जाएँगे कि टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, टीपी डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। एमपी गोज़ टू द नेगेटिव, एमपी भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एप एपी जो है आपका डिक्रीज़ करेगा बट ग्रेटर देन एमपी। लेकिन एपी जो है आपका रहेगा एमपी से ज़्यादा, क्योंकि वो तो आपका नेगेटिव में ही चला गया, तो एपी तो पॉज़िटिव रहेगा हमेशा कि एपी यहाँ पे ग्रेटर देन है ना एमपी से, कि एमपी तो नेगेटिव है, ये पॉज़िटिव तो है लेकिन डिक्रीज़ कर रहा है। ये होगी आपकी तीनों सिचुएशंस। उसके बाद अब आपने ये बताना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एज़ अ प्रोड्यूसर कि आप अब कौन-सी स्टेज में अपना जो प्रोडक्शन है वो कहाँ तक आप कौन से पॉइंट पे आप अपना प्रोडक्शन करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब तो पहली जो स्टेज है जब आपके सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, टोटल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, आपका जो मार्जिनल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका एपी भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि फर्स्ट में आपके सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन फर्स्ट में आप क्यों नहीं प्रोडक्शन करेंगे? क्योंकि अब यहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्शन है ना, इंक्रीज़ तो देखें हो रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम तक नहीं पहुँचा है। जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप कम क्यों करेंगे? एज़ अ प्रोड्यूसर आप ऑब्वियस सी बात है ना कि जब किसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हम कम क्यों करें? तो ये हो जाएगा कि आप फर्स्ट जो स्टेज है, उसमें भी नहीं जाएँगे। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, जब आपका प्रोडक्शन ही गिरने लग रहा है, जब आपको आउटपुट ही नेगेटिव मिल रहे हैं, तो आप थर्ड में भी नहीं जाएँगे। अ दैट थर्ड में भी आप नहीं जाएँगे, दैट मीन्स आप किस में जाएँगे? आप सेकंड स्टेज में जाएँगे। लेकिन सेकंड में भी कहाँ जाएँगे? किस पॉइंट पे आप प्रोडक्शन करेंगे? अब इम्पोर्टेंट बात ये कि सेकंड में देखें, ऐसे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है जब आपका एमपी 0 है। क्या आप यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे या बीच में कहीं करेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है, ये होती है कि आप सेकंड स्टेज में आपका प्रोडक्शन होगा, लेकिन किस पॉइंट पे? आपका जो प्रोडक्शन है वो उस पॉइंट पे होगा जब आपका एपी जो होता है वो मैक्सिमम हो। और जो एपी है वो आपका मैक्सिमम होने के बाद आपका एपी डिक्रीज करने लग जाता है, जो यहाँ पे वो डिक्रीज करने लगा है, और एमपी को वो यहाँ से कट करेगा। तो आप जहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, जहाँ पे आपका एपी जो है मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे आप प्रोडक्शन कि यहाँ पे आपका जो एपी है, इसके बाद तो देखिए 6.8, 5.66 आपका एपी जो आपका कम आ रहा है, यानी यहाँ पे आपका एपी है जो 8 के बाद 8 ही, यानी कि मैक्सिमम पे पहुँचा हुआ है। यहाँ पे आपका इसने इसने एमपी को भी कट कर दिया, और यहाँ पे आपका जो टोटल है प्रोडक्शन वो 32 है, यानी कि ऑलमोस्ट ये मैक्स वाले के ही पास है। लेकिन आपने प्रोडक्शन एज़ अ रीजनल प्रोड्यूसर होने के नाते आप प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, जहाँ आपका एपी जो मैक्सिमम होगा, और एपी एमपी को यहाँ पे कट करेगा आपके, उसके बाद जो आपका एपी है वो डिक्रीज़ करने लग जाएगा, और यहाँ पे आपने एज़ अ प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना है, ये बात इम्पोर्टेंट है। उसके बाद की जो ये होते हैं आपके ये जो सिचुएशंस होती हैं, इनके क्या रीज़न होते हैं कि फर्स्ट स्टेज में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही क्यों मिले, या आपकी सेकंड स्टेज आई उसमें आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही क्यों मिले, और जो आपकी थर्ड स्टेज आई है उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न्स क्यों मिले? जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, उसके लिए जो रीज़न क्या है कि जैसे मेरी वो छोटी-सी जो शॉप थी, फर्स्ट स्टेज में जब मैं लेबर बढ़ा रही हूँ, तो शुरू में मेरा प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि बेटर यूटिलाइज़ेशन होने लग गया फिक्स फैक्टर का, कि फिक्स फैक्टर के साथ जो वेरिएबल लग रहे थे ना, उनका जो यूटिलाइज़ेशन है, अब वो प्रॉपर तरीके से कि वो अच्छे से उनका यूज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर की वेरिएबल जो फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, कि वो जो मिलके अब काम कर रहे हैं, वेरिएबल ने एक के बाद 2 वेरिएबल की 2 जनों ने जो मिलके काम करा है, वो उसमें उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर की, वो जो फिक्स फैक्टर है जिसपे मैंने जैसे मशीन खरीद ली, उसपे मैंने एक बार खर्चा कर दिया था। अब वो लेबर के साथ जो मिलके कि उसपे मैंने ज़्यादा लेबर कर लगाया ज़्यादा लेबर लगाया
लगाया, उसके लेबर को लगाने के बाद अब वो एफिशिएंटली जो मुझे आउटपुट दे रहा है, जिस कारण से मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज के तो ये हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, जब आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लगे कि सेकंड स्टेज में आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों मिलने लगे? कि बार-बार आप अपनी उसी लैंड पे मैं लेबर ही बढ़ाए जा रही हूँ, कि तो सबसे पहला है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन कि उनका सब्स्टिट्यूशन इम्परफेक्ट हो गया कि उसपे जो है मेरा जो लेबर की एक टाइम के बाद तो वो मेरी लैंड स्पेस ही मेरा जो कम हो गया, उसपे लेबर ही इतना ज़्यादा हो गया, मशीनें कम पड़ गई, तो एक तो उनका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसका दूसरा है आपका कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कि एक बार ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे जब वो लेबर और अपना जो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का जो प्रोपोर्शन है उनका जो वो एक टाइम पे पहुँचने के बाद उसके बाद भी मैंने लेबर बढ़ाना शुरू कर दिया, उसपे मैं लेबर ही बढ़ाती जा रही हूँ, तो उसके बाद भी बढ़ाने के कारण जो मुझे वो देंगे, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देंगे कि उसपे लेबर ही लेबर ज़्यादा है, मशीनें उसपे कम पड़ गई। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है कि थर्ड स्टेज क्या रहेगी कि पुअर कोऑर्डिनेशन कि उन लेबर का और फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का जो कोऑर्डिनेशन है वो पुअर होने लगेगा कि एक टाइम के बाद उस पे लेबर के खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी, इतना लेबर मैंने लगा दिया उस थोड़ी-सी लैंड पे। तो इस थर्ड स्टेज में हमें नेगेटिव रिटर्न्स क्यों मिले? क्योंकि पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया उनके बीच, डिक्रीज़्ड एफिशिएंसी की वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी इन डिक्रीज़ होगी कि कुछ एक तो मेरे जो लेबर है वो ऐसे ही खड़ा है कि उन उसके देखा-देखी में जो दूसरे जो काम कर रहे थे, उनकी भी एफिशिएंसी डिमिनिश होगी कि लेबर इस जगह पे तो आ भी नहीं रहा, बाहर भी खड़े हैं कुछ लोग, कितने ज़्यादा हो गए। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर की फिक्स फैक्टर की लिमिटेशन होगी कि मेरे पास मशीन है जितनी उसकी तो लिमिटेशन है ना कि वो उतनी है, उसपे जितना जो लेबर लग सकता था, उसके लगने के बाद तो बाकी लेबर अनयूटिलाइज़्ड ही रह जाएगा कि उसकी मेरी लिमिटेशन होगी। उसके बाद जो लेबर है, वो उसका मेरे कोई ज़्यादा जैसे कोई यूज़ नहीं है जिसके कारण से हमें मिले नेगेटिव रिटर्न्स। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या जिसको हम कह सकते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर इसने जो आपको क्या बताया है कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर जो होता है वो किस तरह से उसका जो आउटपुट है जो बिहेव करता है क्योंकि आपके सारे फैक्टर तो वेरिएबल होते नहीं है आपका एक ही फैक्टर जो होता है वेरिएबल होता है बाकी आपके फिक्स्ड होते हैं तो किस तरह से जो चीजें हैं वो काम करती है वो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में दिखा दिया। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कि एक आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या होता है? इसको अब जैसे इसमें तो लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी इसको लिख दिया जाता है। ये भी आपका लगता तो शॉर्ट रन में ही है, लेकिन ये सिर्फ़ मार्जिनल वाले को दिखाता है और मार्जिनल का कौन-सा वाला? कि मार्जिनल जब आपका डिक्रीज़ हो रहा है ना, सिर्फ़ उसका डिक्रीज़ होने वाला, कि आपकी जो पुराने वाली जो टेबल है, ये टेबल जो देखें आप, इसमें जो आपका ये 12, 8 और 2 कि आपका जो ये डिक्रीज़ हो रहा है ना यहाँ पे, कि इसी को दिखाएगा ये कि उस वाला पोर्शन आपने उठाना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो होता है, वो क्या कहता है कि इंक्रीज इन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे आप लेबर को लैंड आपकी फिक्स्ड है कांस्टेंट है कि लैंड आपकी 111 ही है और अगर आप लेबर को ही बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4 कि उसको बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उससे जो आपका एक टाइम के बाद आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है डिमिनिश होने लग जाता है यानी कि डिमिनिशिंग तक ही कंसीडर करता है जैसे अपने हमने तो तीनों स्टेज देखी हैं, तब हमने तो देखा है कि वो आपका 0 पे होके आपका जो 0 पॉइंट से आपका नेगेटिव भी हो गया था ना कि एमपी ने तो आपका कि आपका इंक्रीज़ करा, फिर वो डिक्रीज़ हो के आपका 0 हो गया, देन वो नेगेटिव में भी चला गया था। वो तो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखा था, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स में कि सिर्फ़ उसका डिक्रीज़िंग वाला पोर्शन हमने देखना है, ये देखेंगे हम। तो इस तरह से आपका जो आपने तो ये लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स क्या हुआ? ये इसका ही उसी का एक छोटा-सा पार्ट हुआ है ना कि आपने जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करा है, वो तो आपका एक कंप्लीट जो शॉर्ट रन की सिचुएशन है उसको दिखाता है और ये उसके ही एक छोटे से पोर्शन को दिखाएगा जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट है जो आपका डिक्रीज़ कर रहा है कि एक एक ही फैक्टर के इंक्रीज़ करने के कारण एक टाइम के बाद आपके जो मार्जिनल रिटर्न है वो डिक्रीज़ करते चले जाएँगे। उसके बाद जो हो अब हमने करना है, हमने शॉर्ट रन तो आपका कंप्लीट कर लिया है, अब हम जाएँगे लॉन्ग रन में। कि लॉन्ग रन में आपको क्या है
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की जब लॉन्ग रन में लंबा टाइम है मेरे पास, मैं अब सारी ही चीज़ें चेंज करा के अपना आउटपुट इंक्रीज़ करा सकती हूँ। तो उसमें क्या-क्या कैसे कि लॉन्ग रन में जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है ना, वो दिखाएगा आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कि सारे जो फैक्टर हैं वो आपके इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें इसकी डेफिनिशन क्या है? इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे वेरिएबल है, कोई फैक्टर आपका फिक्स्ड नहीं है। तो अकॉर्डिंगली द scale of production can be changed by changing the quantity of all factor of production की स्केल आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन का कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपने सारे जो फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर में जो उनकी क्वांटिटी में चेंज करेंगे आप तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, अब ये कितने टाइप का होता है? ये भी आपका 3 टाइप का ही होता है कि या तो इंक्रीजिंग मिलेंगे आपको या कांस्टेंट मिलेंगे या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब ये देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होते हैं और आपके डिक्रीजिंग और कांस्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग का देखें। इंक्रीजिंग की आपका लैंड भी इंक्रीज हो सकता है, लेबर कैपिटल इनपुट में सारे इंक्रीज हो सकते हैं। अ, अ, आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे इनका जो फैक्टर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। जितना आपने फैक्टर का रेशियो लेबर का करा है उतना ही आप कैपिटल का इंक्रीज कराएँगे। उसके बाद आउटपुट आपका कितना आता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग में क्या होगा कि फैक्टर रेशियो आपका जितना इंक्रीज हुआ, उसके कंपैरेटिवली आपका जो आउटपुट है ज़्यादा इंक्रीज हो गया। क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले हैं, इंक्रीजिंग की ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं। ज़्यादा रिटर्न्स की जैसे कि टेबल से देखें कि 5 लेबर आप लगा रहे हैं और 1 कैपिटल लगा रहे हैं, तो आपको 100 जो यूनिट्स है उनका आपको आउटपुट मिल रहा है। अब मैंने 5 का दुगुना की मैंने 2 गुना बढ़ा के 10 लेबर कर दिए, उस पे 2 गुना ही मैंने कैपिटल लगा दी, तो मेरा जो आउटपुट आया, वो वैसे तो 2 गुना में मेरा 200 ही आना चाहिए, तो मेरा कितना आया है, वो 220 आया है, यानी कि मेरे को ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले हैं। तो इसको जैसे कि ये कोई इस टाइप से आपका डायग्राम ड्रॉ होगा कि लेबर और जो आपका वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उनका जो फैक्टर रेशियो है या उनका जो प्रोपोर्शन है, उन उन जितना आपने वो रेशियो लगाया है, उसके कंपैरेटिवली आपका आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज़ करा है, वो तो हो गया इंक्रीजिंग और उतना ही आपका इंक्रीज़ करे, तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट और उससे कम आपका इंक्रीज़ करे, तो हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग। कि आपने 5 के 5, 1 और आपका 100 आया था कि जब 5 आपका लेबर है, 1 कैपिटल है, तो आपको 100 ही आउटपुट मिल रहे हैं और अगर आपने दुगुना लेबर कर दिया तो उसके दुगुना ही आपने कैपिटल कर दिया तो दुगुना ही आपको आउटपुट मिल गया यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। उसके बाद की डिक्रीजिंग की आपने दुगना जब लेबर करा कि और दुगना ही कैपिटल करा तो आउटपुट आपको दुगने से कम मिला यानी कि 100 के बाद आपको 150 आउटपुट आउटपुट जो मिला है दैट मीन्स वो आपको डिक्रीजिंग मिला है। अब कि ये क्यों मिले हैं कि क्या रीज़न होते हैं आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने के? इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने के रीज़न होते हैं कि इकोनॉमीज़ एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की ज़्यादा लेवल पे जब आप प्रोडक्शन करते जाते हैं, आपके सारे जो फैक्टर हैं, सारे वेरिएबल हैं उस टाइम में, तो आपको ना आपकी जो प्रोडक्शन की ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होने के कारण आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट एक तो कम हो जाती है। उसको आपको जो रॉ मटेरियल है, चीज़ें जो हैं वो आपको ईज़िली अवेलेबल होने लगती हैं कि शुरू में आपका तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपको इसीलिए मिलते हैं क्योंकि आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी और आपको रॉ मटेरियल और सारी चीज़ें वो ईज़िली और आराम से सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो आपका वो मिला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद आपको डिक्रीजिंग क्यों मिलते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपको क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो ज़्यादा एक टाइम के बाद ना आपने बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में करा था कि ज़्यादा कि बहुत ही ज़्यादा आपने बढ़ा लिया, इतना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करने लगे, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद ना तो उस सारे जो फर्म का जो सिस्टम होता है, उसकी मैनेजमेंट में जो इश्यू आने लग कि आपको जो एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज़ आपको की वहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि उसकी मैनेजमेंट में आपको इश्यू होने लगता है। जिस मैनेजमेंट में इश्यू होने के कारण आपका जो उसकी कॉस्ट भी प्रोडक्शन की बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ने के कारण आपका यहाँ पे वो आउटपुट भी कम देने लगते हैं। ओके,
जो आपका स्किल्ड लेबर है वो बहुत महँगा हो जाता है क्योंकि इतनी सारी आस-पास की फ़र्में हैं, स्किल्ड लेबर को तो हर कोई रखना चाहेगा और आप इतना ज़्यादा बल्क लेवल में जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो स्किल्ड वाले भी अपना जो रेट है वो इंक्रीज़ करा देते हैं। तो इसी तरह से वो आपका जो रिटर्न्स हैं, वो आपके डिक्रीज़िंग आने लग जाते हैं। इस तरह से हमने आपका जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी आपके लॉ थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ आपका रिटर्न्स टू स्केल वो हमने कंप्लीटली आज आपके डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।